हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से जीडी कांस्टेबल के एक न्यू क्लास में। आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास हिंदी का क्लास, साथ में जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। आप सभी को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आप सभी के एग्ज़ाम में कंटेंट तैयार करके दिया जाता है, उसी प्रकार आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इस क्लास में देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न आप सभी को सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, एक भी प्रश्न को मिस ना करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि मैं आप सभी को हर एक प्रश्न को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाहता है, निर्देशक पहले देखो क्या है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो निर्देशक रहेगा उसको पढ़ना, नहीं तो निर्देशक कुछ और रहेगा और तुम सॉल्व कुछ और कर देना। प्रश्न करा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताएं। समानार्थी शब्द बताना है किसका? पुष्प। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा जो बताना है आप सभी को? क्या होगा? पल्लव, परसून, परिमर या फिर जलजात। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है या समानार्थी शब्द क्या होता है? तो पुष्प का समानार्थी शब्द होता है क्या? परसून। क्या होता है? परसून। और क्या होता है? और पुष्प को क्या कहते हैं? पुष्प को और फूल कहते हैं। पुष्प, फूल, परसून, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब पर्यायवाची है पुष्प का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दामिनी। दामिनी किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या पर्यायवाची शब्द किसका? दामिनी का। दामिनी का क्या होता है पर्यायवाची? चपला, नंदिनी, तरिणी या सरिता। तो दामिनी का पर्यायवाची की बात करें तो राइट आंसर होगा चपला। क्या होगा? दामिनी का पर्यायवाची होता है चपला, और क्या होता है? और होता है चंचला। चपला, चंचला, और क्या होता है? विधूत, और क्या होता है? दामिनी। ये सब किसका पर्यायवाची? ये सब पर्यायवाची है दामिनी का। क्या होगा? चंचला, चपला, विधूत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो। बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बताना है यहाँ पे कि सौहार्द्र किस प्रकार से सही वर्तनी होगा और कौन लिखा हुआ है सौहार्द्र। देखो लिखकर और समझाकर बताते हैं। सौहार्द्र कैसे लिखना है? सबसे पहले स देना है, दंड सा। फिर ऊपर में औकार देना है। औकार का मतलब दो गो ऊपर और एगो नीचे। देखो समझना, एकार इसे कहते हैं एगो ऊपर एगो नीचे, औकार दो गो ऊपर और एगो नीचे। समझ लो? तो यहाँ पे कर रहा है सौहद्र, तो दंड सा देना है। फिर ऊपर में दो गो देना है और नीचे एगो देना है, सा हो गया। फिर हा देना है, फिर हा अकार हा देना है, सौहा हो गया। और द देना है, द में रा देना है, सौहद्र। इस प्रकार से आप लोग सौहार्द्र बिल्कुल सही लिखोगे, जो कि राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सौहद्र इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या। अगला प्रश्न है पूजनीय। पूजनीय का आप सभी को सही वर्तनी बताना है कि किस प्रकार से सही वर्तनी लिखाएगा। तो देखो किस प्रकार से पूजनीय आप लोग लिखोगे। सबसे पहले पा देना है, पा में दीर्घऊ देना है। क्या देना है? दीर्घऊ देना है, तो पू हो गया। फिर जा देना है, फिर ना देना है, ना में हर्ष ही नहीं बल्कि दीर्घ ही उड़ाना है, और या देना है। पूजनीय, इस प्रकार से आप लोग क्या लिखोगे? पूजनीय, ना कि पूजनीय आधा जा दे देना। आधा जा दोगे इस प्रकार तो ये गलत होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। एक शब्द बताना है कि ऊपर, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है। गिरि, उपत्यका, अधित्यका या पठार। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्वत के ऊपर समतल भूमि को हम लोग क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, आदित्य क्या होगा। एक शब्द बताना है, यहाँ पे एक शब्द है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम आदित्य का कहेंगे, ना कि पठार। अगर पठार लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा आदित्य का, याद रखना, माइंड सेट कर लेना, आदित्य का, पर्वत के ऊपर समतल भूमि को आदित्य का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है जिसका उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे। जिसका उपकार किया गया हो, उपकार, अपकृत, या फिर उपकार, या अपकार, या उपकृत। तो जिसका उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अपकृत कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसका उपकार किया गया हो उसे अपकृत कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, निर्देशक कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है जो बताना है आप सभी को। तो प्रश्न है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का सही मुहावरे का अर्थ होगा आंख फोड़ना, ढस बांधना, आदर देना, या फिर धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या बताना है, दिए गए शब्द का विलोम बताना है, किसका, ताप। ताप का विलोम क्या होगा, उष्ण, संताप, शीत, या आपप। तो ताप का विलोम बताना है कि ताप का विलोम क्या होगा। तो ताप का विलोम की बात करें तो राइट आंसर होगा शीत। ताप का विलोम क्या होगा, शीत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मौन। मौन का बताना है आप सभी को क्या, मौन का विलोम बताना है। तो चुप होगा, या मौलिक होगा, या वाचाल होगा, या शांत होगा। तो मौन का विलोम बताना है यानी उल्टा शब्द बताना है। तो मौन का विलोम क्या होगा, वाचाल। मौन हम उसे कहते हैं जो कुछ नहीं बोलता है, मौन व्रत कर लिया मतलब कुछ नहीं बोलता। और वाचाल हम उसे बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते रहता है। तो मौन का विलोम क्या होगा, वाचाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे बताना है, प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है मैंने अपने भाई को खाली स्थान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो मैंने अपने भाई को क्या भेजा, सूचना, संवाद, समाचार, या संदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे संदेश, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरना है। मेरे पिताजी ने यह खाली स्थान लिखी है। क्या लिखी है, कहानी, नाटक, उपन्यास, या संस्करण। तो राइट आंसर होगा कि मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। क्या भरोगे यहाँ पे, यह कहानी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहानी भरोगे। अगला प्रश्न बताओगे, यहाँ पे प्रश्न है निर्देशक का राय जिसमें कोई त्रुटि है तो त्रुटि चुनो, नहीं है तो नहीं चुनो। प्रश्न है पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए हैं। पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए हैं, तो किस भाग में एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो किस भाग में एरर है, तो राइट आंसर क्या भरोगे यहाँ पे, पिताजी ने, यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे क्या है, पिताजी को मुझे कुछ रुपया दिए हैं। तो यहाँ पे को होगा, नहीं, को के जगह क्या होगा, पिताजी ने। यहाँ पे क्या भरोगे, का के जगह के, को के जगह क्या होना चाहिए, ने। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए, यानी कि इस प्रश्न में किस भाग में एरर है, तो भाग 1 में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए, ना कि पिताजी को। तो राइट आंसर समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
जो कि भाग 1 में एरर है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि कराह रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना। प्रश्न है, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। तो उसका ऑप्शन क्या है? इसलिए वह परीक्षा में बैठे ना सके, बैठे ना सके होगा, या इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, यह आवश्यकता नहीं है, या इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सके। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा बात करें तो उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, यानी कि क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी शिकायत नहीं की के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? उसने करा कभी शिकायत नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, देखेंगे। उसने कभी शिकायत नहीं, क्या नहीं, कुछ नहीं। उसने कभी शिकायतें नहीं की, तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा ये, उसने कभी शिकायतें तो नहीं होगा, किए नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न फिर से पढ़ो। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, यानी बिल्कुल सही प्रश्न है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न बिल्कुल सही कर रहा है। उसने संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से अब जीके का सेशन आप सभी को स्टार्ट हो चुका है। देखिए वहाँ पे आप सभी को टॉप 15 प्रश्न जो कि हिंदी का करा दिए। 15 प्रश्न के बाद 16 प्रश्न से 20 प्रश्न आप सभी को पैसेज मिलेगा, जो कि पैसेज सिंपल रहेगा, आप लोग करना। यहाँ से देखो 20 मोस्ट जीके जीएस का प्रश्न आप सभी को लिए है, सेलेक्टेड है, तो इसको हर एक विद्यार्थी भी लगाना। देखो पहला प्रश्न कर रहा है, बताना है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म का आरंभ किया था। किसने दीन ए इलाही धर्म का आरंभ किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजिया, औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर होगा अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर। और कब किया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि दिल्ली सुल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासन की बात करें, कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, या फिर नूरजहां। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक बताना है कि कौन थी? तो राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम, शंकराचार्य, पतंजलि, या फिर जैमिनी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर होगा पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराजी की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी?
भारत में जो फ्रांसीसी उपनिवेश आकर बसा था तो उसका राजधानी क्या था? पुदुचेरी, कोटी, कालीकट या गोवा? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा पुदुचेरी। कहाँ थी? तो पुदुचेरी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें, एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या नंगा पर्वत? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न बताना है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? छोटा नागपुर, दक्कन, मालवा या कोई नहीं? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जो न्यू हो, पहली बार हो चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो सबसे ऊंची चोटी के नाम बताना है तो क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सैंडल चोटी। सैंडल चोटी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, भारत के सबसे छोटे जिला का नाम बताना है क्या है? भारत के सबसे छोटे जिला का नाम क्या है? माहे, गुंटूर, लोहाकांडी या अलीराजपुर? तो भारत के सबसे छोटे जिले के नाम बताइए तो क्या होगा? सबसे छोटे जिला का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा माहे। माहे जो भारत के सबसे छोटे जिला है, जो कि कहाँ स्थित है? तो पुदुचेरी में। कहाँ? पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन की बात करें या कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? भारतीय संविधान में जो 100वां संशोधन हुआ था उसकी मंजूरी भारत के किस राष्ट्रपति ने दी थी? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यह मंजूरी दी गई थी। कैवा संशोधन? 100वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो बताना है कि हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, असम, नागालैंड या कश्मीर? तो राइट आंसर होगा यह किससे संबंधित है? तो यह कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होती है? 3, 4, 5 या 1? तो पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर होगा 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? 124वां जो संशोधन हुआ है 2019 किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, जीएसटी या फिर एयर इंडिया का निजीकरण? तो 124वां संशोधन विधेयक 2019 की बात करें तो यह किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे? आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके मतलब सेवा करने की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष या 56 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 62 वर्ष। कितने वर्ष है, 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो बताना है, अगला प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने के कारण क्या है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्यानन बल या अपकेंद्री बल। तो दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है, तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, दूध से क्रीम बाहर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चमगादड़ों द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक या इंफ्रासोनिक। तो चमगादड़ों द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 7, 8 या फिर 5। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो राइट आंसर हुआ क्या होता है, तो 7 होता है। क्या होता है, 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, टीन, जिंक, सीसा या तांबा। तो भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा सीसा प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो बताना है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो दूषित जल अगर पियोगे, गंदा जल पियोगे तो वह रोग होता है, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, एनीमिया या फिर हैजा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में देना क्योंकि ये 20 प्रश्न आप सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इस प्रश्न का राइट आंसर हर एक विद्यार्थी से चाहता हूं जो कि कमेंट में अभी तुरंत कर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। समझो, अभी तुरंत करो। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।